हेलो फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल। और आप सुन रहे हैं अग्नि प्रतिज्ञा, जिसमें आपने अब तक सुना कि मीडिया के आने के बाद अग्नि मुंह छुपाते हुए वहां से वापस आ गया, लेकिन वो बहुत दुखी था। वहीं जब वो ऑफिस पहुंचा तो शालू नाम की लड़की, जो उस लड़की की दोस्त थी, वो गुस्से से अग्नि को बुरा भला सुना रही थी। अब आगे एपिसोड 16 टू 20। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। अग्नि के चेहरे पर गिल्ट था। उसने धीरे से कहा, देखिए जो हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था। ये सब गलती से हुआ है, मैं इसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ। शालू ने गुस्से में कहा, माफी? तुम माफी मांग रहे हो? तुम्हें लगता है तुम्हारी माफी से उसकी जिंदगी संवर जाएगी? तुम्हें लगता है तुम्हारी इस माफी से उसकी जो बदनामी हुई है वो रुक जाएगी? तुम्हें लगता है तुम्हारे इस माफी से उसकी इज्जत उसे वापस मिल जाएगी? रोनित जल्दी से शालू के आगे आया और कहा, देखिए मैडम, अग्नि से गलती हुई है। इसने जानबूझकर आपकी फ्रेंड को अपने कमरे में नहीं लिया था। वो बस गलती से हो गया था। आप बताएं इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कोई कंपेंसेशन? जो भी आप बोलो। शालू 2 कदम पीछे हुई और अग्नि की तरफ हाथ करते हुए बहुत ही घिनौनी नजरों से कहा, कैसे बेशर्म लोग हो तुम लोग। ये कहते हुए शर्म नहीं आई कि तुम एक लड़की की इज्जत की कीमत लगा रहे हो? तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी इस हरकत से वो लड़की अपनी जान देने पर मजबूर हो गई है और तुम उसकी मजबूरी को पैसों में तोल रहे हो? डूब के मर जाओ तुम लोग। अग्नि रोनित को पीछे धकेला और शालू के सामने आकर कहा, देखिए मुझे पता है कि मैंने गलती की है और मुझे इसका पछतावा भी है, पर मेरा यकीन कीजिए मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। अब आप ही बताएं मैं अपनी इस गलती को सुधारने के लिए क्या कर सकता हूँ? शालू गुस्से में अग्नि को देखते हुए बोली, गलती सुधारनी है? कैसे सुधारेंगे गलती? आपने तो गलती सुधारने का नाम लेकर अपनी गलतियों को ही छुपा दिया है, पर आपकी इस एक गलती ने उस बेचारी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी है। आपकी एक कॉन्सेप्ट की टिकट कितने में बिकती है? हाँ, 50,000 में। आपकी एक टिकट 50,000 में बिकती है। आपको पता है उस लड़की की सैलरी कितनी है? 5,000। वो 5,000 के लिए उस होटल में बर्तन साफ करती थी, वहां के फ्लो की सफाई करती थी। पता है क्यों? अपने अपाहिज भाई के इलाज के लिए। वो स्वाभिमानी लड़की थी, एक एक पैसा जोड़कर अपने अपाहिज भाई का इलाज करवाती थी और आपने क्या किया? उसके स्वाभिमान को एक रात में तोड़कर रख दिया है। आप तो सुबह मीडिया के डर से वहां से मुंह छुपाकर भाग गए, लेकिन आपके जाने के बाद वहां क्या हुआ ये पता है आपको? अग्नि, रोनित और अक्षत तीनों हैरानी से उसे देखते हैं। वो लड़की कहती है, उस लड़की का नाम प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा मेरी दोस्त है और आज सुबह जब आप प्रतिज्ञा को होटल के उस कमरे में अकेला छोड़कर मीडिया के डर से मुंह छुपाकर भाग गए थे, उसके बाद मीडिया के उन खिलौने सवालों का सामना प्रतिज्ञा को करना पड़ा। फ्लैशबैक 2 घंटे पहले अग्नि को उनके लोग वहां से ले गए थे, लेकिन मीडिया अभी भी वहीं मौजूद थी। वो लगातार प्रतिज्ञा से सवाल कर रही थी, मैडम बताएं अग्नि सबरवाल को आपने कितनी बार सर्विस दी है? क्या अग्नि सबरवाल यहाँ पर हर रात किसी नई लड़की के साथ आते हैं? आपका रेट क्या है? क्या आप स्टेटस के बेस में यहाँ पर कॉल गर्ल का काम करती हैं? प्रतिज्ञा इन सारे सवालों से डर से कांप रही थी। तभी होटल का स्टाफ आता है और प्रतिज्ञा को वहां से खींचते हुए ले जाता है। वो प्रतिज्ञा को लेकर लॉन्ड्री डिपार्टमेंट में आता है, जहां पर होटल के मैनेजर और प्रतिज्ञा के डिपार्टमेंट के मैनेजर मौजूद थे। उन्होंने प्रतिज्ञा को गुस्से में घूर कर देखा और कहा, आज तुम्हारी वजह से हमारा होटल बदनाम हो गया है। आज तुम्हारी एक घिनौनी हरकत ने हमारे होटल की रेपुटेशन खराब कर दी है। प्रतिज्ञा का पूरा चेहरा रो रो के लाल हो गया था, पर फिर भी उसने हिम्मत करके कहा, सर मैंने कुछ नहीं किया। सर ने मुझे जबरदस्ती कमरे में बंद कर दिया। प्रतिज्ञा फूट फूट कर रोने लगी। मैनेजर ने कहा, ये मगरमच्छ के आंसू हमें मत दिखाओ। अग्नि सबरवाल कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, उसके साथ रात बिताने के लिए हर लड़की मरती है। तुम में तो इतनी कोई खास बात भी नहीं है कि वो तुम्हें अपने पास रखेगा। जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। होटल मैनेजर प्रतिज्ञा के मैनेजर को देखते हुए कहता है, निकालो इस लड़की को यहाँ से। अगर ये कचरा यहाँ रहेगा तो होटल की रेपुटेशन और खराब होगी। प्रतिज्ञा का मैनेजर प्रतिज्ञा को देखकर कहता है, सामान लौटाओ और जाओ यहाँ से। प्रतिज्ञा रोते हुए कहती है, सर ऐसा मत कीजिए, मुझे नौकरी से मत निकालिए। मैं बहुत गरीब लड़की हूँ सर, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। मेरा भाई अपाहिज है सर, वो चल नहीं सकता। रहम कीजिए, मुझे नौकरी से मत निकालिए।
प्रतिज्ञा अपने हाथ जोड़कर गिर पड़ रही थी, लेकिन मैनेजर को अपने होटल की रेपुटेशन के आगे उस मजबूर लड़की के आंसू नजर नहीं आए। उन्होंने प्रतिज्ञा का सामान लेकर होटल के गेट के बाहर फेंकवा दिया और फीमेल स्टाफ से उसे निकालने के लिए कहा। फीमेल स्टाफ प्रतिज्ञा को ले जा रहे थे, लेकिन प्रतिज्ञा ने जोर लगाते हुए खुद को छुड़ाया और मैनेजर के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, सर, कम से कम मुझे मेरे पैसे तो दे दीजिए। मेरी मेहनत की कमाई है सर, मुझे उस पैसों की बहुत जरूरत है। मेरी सैलरी मुझे दे दीजिए। मैनेजर ने प्रतिज्ञा को देखकर कहा, सैलरी? कौन सी सैलरी? तुम्हारी वजह से होटल का नाम खराब हुआ, हमारा बिजनेस डूबने पर आया और तुम्हें अपने सैलरी की पड़ी है। और वैसे भी अग्नि सबरवाल को खुश किया है तुमने, कुछ तो दिया ही होगा उसने। इतना रईस बंदा है, खाली हाथ तो तुम्हें नहीं भेजेगा। मैनेजर ने इधर उधर देखा, आसपास कोई नहीं था और फीमेल स्टाफ भी थोड़ी दूरी पर थे। उसने प्रतिज्ञा की तरफ झुकते हुए कहा, वैसे मुझे खुश कर दोगी तो जितना अग्नि सबरवाल ने दिया है, उसका दोगुना तुम्हें दे दूंगा। पहले बताती ना तुम्हें इन सब में इंटरेस्ट है तो मैं तुम्हें ऐसी जगह ट्रांसफर करता जहां पर तुम पैसा भी कमाती और मजा भी मिलता। और ये कहते हुए वो कमीना मैनेजर प्रतिज्ञा के कंधों पर हाथ रख रहा था। प्रतिज्ञा ने अपने कंधे को झटका और मैनेजर को देखकर कहा, सर, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मैनेजर ने अपने चेहरे पर मक्कारी की मुस्कान लिए कहा, अरे, मैं भी वैसा आदमी नहीं हूँ। शादीशुदा हूँ, बाल बच्चे वाला हूँ, लेकिन वह क्या है ना, घर की दाल खाकर बोर हो गया हूँ, थोड़ा बिरयानी खाने का मन है। यह होटल बहुत साफ सुथरा है, यहाँ पर यह सब काम नहीं होता, लेकिन एक दूसरा होटल है, तुम कहो तो तुम्हारी बात वहाँ चलाऊं, वहाँ पर सैलरी भी बहुत अच्छी है और एक्स्ट्रा जो मिलेगा वह तो है ही। और इसी के साथ मैनेजर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई थी। प्रतिज्ञा जान गई थी कि यह मैनेजर किस बारे में बात कर रहा है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चली गई। वह उस मैनेजर से क्या बहस करती, अभी तो उसे होटल से निकलवाया है। अगर ज्यादा बहस करती तो सड़क पर ले जाकर उसकी बेइज्जती करता, सो अलग। प्रतिज्ञा अपना सामान लेकर बस स्टैंड पर खड़ी थी। थोड़ी देर बाद एक बस आई। प्रतिज्ञा उस बस में बैठकर अपने घर की तरफ चली गई। मुंबई के एक साधारण से मोहल्ले में प्रतिज्ञा पहुंची, पर मोहल्ले में आते ही एक औरत चिल्लाते हुए बोली, सोनू की मम्मी, देख, आ गई वह लड़की। प्रतिज्ञा हैरानी से उस औरत को देखती रही। तभी 3-4 औरतें और वहां आ गईं और वे प्रतिज्ञा को देखकर अपनी आंखें बड़ी करके कहने लगी, अरे, यह तो वही लड़की है ना जो उस कमरे में किराए पर रहती है। अरे हाँ, यह तो वही बच्चलन लड़की है। सुना है होटल में गंदा काम करती है, और नहीं तो क्या, मैंने फोन में देखा है। आज सुबह ही किसी बड़े आदमी के साथ होटल के कमरे में पाई गई है यह। अरे, यह जिस लड़के के साथ होटल के कमरे में थी वह कोई छोटा मोटा आदमी थोड़ी ना है, बहुत बड़ा रॉकस्टार है। मेरी बेटी भी तो उसके गाने सुनती है। बहुत महंगी टिकट देते हैं वह लोग और यह उसी के साथ होटल के कमरे में थी। दूसरी औरत बोली, मैं इसे कितना शरीफ समझती थी, अपने बीमार भाई का इलाज करवा रही है। मुझे क्या पता था कि गलत काम करके पैसे लाती है यह लड़की। प्रतिज्ञा उन लोगों को देखकर रुंधी आवाज में बोली, देखिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तभी एक मोटी सी औरत, जिसने नाइटी पहनी हुई थी और अपने मुंह में पान चबा रही थी, उसे धक्का देते हुए बोली, चल बच्चलन कहीं की, यहाँ पर हमारा मोहल्ला गंदा कर रही है। तुझ जैसी लड़की को तो समाज में रहने का ही हक नहीं है। तुम लोग तो बाहर रहो, तुम्हारे लिए है ना, जहाँ कोठे बने रहते हैं तो वहां जाकर मर। तभी 2-3 औरतें और सामने आ गईं और एक औरत प्रतिज्ञा को देखकर बोली, और नहीं तो क्या, तुम जैसी लड़की अगर मोहल्ले में रहेगी तो हमारा मोहल्ला गंदा होगा और हमारी बच्चियों पर बुरा असर पड़ेगा। एक दूसरी औरत बोली, अरे बहन जी, जिसके साथ थी वह तो अमीर लड़का है, उसे लड़कियों की क्या कमी होगी, इसी ने उसे अपने मोहजाल में फंसाया होगा, अदाएं दिखाए होंगी। प्रतिज्ञा उनके सामने खड़ी हो गई और बोली, आप लोग गलत समझ रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं वहां गलती से गई थी। वो यह बोल ही रही थी कि उनमें से एक औरत प्रतिज्ञा को खींचती हुई बोली, तुझ जैसी लड़की को यहाँ रहने का कोई हक नहीं। और उसने अपने हाथ में लिया हुआ कीचड़ प्रतिज्ञा के मुंह पर लगा दिया। दूसरी औरत ने प्रतिज्ञा के बाल पकड़े और उसे झंझोड़ते हुए कहा, तुझ जैसी लड़की समाज को गंदा करती है, तुझे शर्म नहीं आई एक भी बार यह करते हुए, कहीं डूब के क्यों नहीं मर गई। 2-3 औरतें और प्रतिज्ञा को इसी तरीके से बुरी तरह से खींच रही थी जिससे उसके सूट का गला थोड़ा सा फट गया था और उसका दुपट्टा जमीन में कहीं धूल खा रहा था। उन लोगों ने प्रतिज्ञा के बालों को नोच नोच कर उसके बालों को अस्त व्यस्त कर दिया और उसके मुंह पर कीचड़ पात दिया।
तभी इसी मोहल्ले की दूसरी मंजिल से एक दरवाजा खुलकर शालू बालकनी में आई और नीचे का नजारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। वह जल्दी से सीढ़ियों से उतरने लगी कि तभी उसकी माँ उसे रोकते हुए बोली, यहीं रुक जा लड़की। कहाँ जा रही है? उसे बचाने जाएगी तो तू भी इसकी जैसी ही मानी जाएगी। शालू ने अपनी माँ का हाथ झटका और कहा, एक बेटी की माँ होते हुए भी आप ऐसा सोच सकती हैं? मैंने कभी सोचा नहीं था। वह अपनी माँ को नजरअंदाज करती हुई जल्दी से भागते हुए नीचे गई। वह औरतें प्रतिज्ञा को झंझोड़ रही थीं। उन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी प्रतिज्ञा को जलील करने की। अब तो मोहल्ले के सारे लोग अपने घर से बाहर आ गए थे। यहाँ तक कि आदमी भी मुंडेर पर खड़े होकर यह तमाशा देख रहे थे। शालू जल्दी से उन औरतों को धक्का देती हुई प्रतिज्ञा के पास गई और अपना स्टॉल प्रतिज्ञा को उड़ा दिया क्योंकि उन औरतों ने प्रतिज्ञा के कपड़े अस्त व्यस्त कर दिए थे। शालू गुस्से में उन औरतों को देखते हुए बोली, शर्म आनी चाहिए आपको। एक औरत होते हुए दूसरी लड़की की इज्जत करना नहीं जानती। एक औरत ने कहा, अरे इसकी क्या इज्जत करनी, यह तो अपनी इज्जत लुटा कर आए है। शालू ने गुस्से में उस औरत को घूरते हुए कहा, अगर इसने अपनी इज्जत लुटवाई है तो इसमें आपके घर से क्या गया है? इज्जत इसकी थी, सम्मान इसका था, दुख इसे होना चाहिए, पर इससे ज्यादा आप लोग समाज के ठेकेदार बने बैठे हैं। वह प्रतिज्ञा को उठाती है। प्रतिज्ञा इस समय अपने आपे में नहीं थी। वह पूरी तरह से बेहाल हो रखी थी। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया था और उन औरतों ने उसे इतना मारा था कि उसके चेहरे में सूजन आ गई थी। शालू ने प्रतिज्ञा को धीरे से उसके किराए के कमरे के दरवाजे तक पहुंचाया और दरवाजा खोलकर उसे अंदर बिठा दिया। वह प्रतिज्ञा को पानी दे रही थी कि तभी एक औरत आए और बोली, शालू, इस लड़की से कह दे जल्दी से कमरा खाली कर दे। अगर यह यहाँ रहेगी तो मेरे यहाँ पर कोई दूसरा किराएदार नहीं आएगा और मेरी बदनामी होगी। लोग मुझे ही कहेंगे कि मैं कोई गलत काम करती हूँ, इसलिए इसे बोल कि जल्द से जल्द कमरा खाली कर दे। शालू ने उस औरत को घूर कर देखा और कहा, हाँ, नहीं रहेगी तुम्हारे कमरे में। यह कमरा अपने साथ बांधकर ऊपर ले जाना। अब निकलो यहाँ से। वह औरत दंदनाती हुई कमरे से बाहर चली गई। शालू ने सबसे पहले दरवाजा लगाया और फिर प्रतिज्ञा के पास बैठकर एक गीले कपड़े से उसका चेहरा साफ किया। शालू ने कहा, प्रतिज्ञा, यह क्या है? तू क्या करके आए है? तुझे पता है ना कि समाज के लोग तुझे जीने नहीं देंगे। प्रतिज्ञा ने अपनी काली आंखों में आंसू लिए शालू को देखा और लाचारी से कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया शालू। अपने भाई की कसम खाती हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने अग्नि जी से बहुत कहा कि मुझे छोड़ दे, मैं बहुत गरीब लड़की हूँ, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। प्रतिज्ञा का हताश चेहरा और उसकी आंखों के आंसू उसकी सच्चाई बयां कर रहे थे। भले ही किसी को नजर न आए हो, लेकिन शालू को नजर आ चुके थे। प्रतिज्ञा को साफ करके उसे ठीक से कपड़े पहनाकर शालू ने प्रतिज्ञा को थोड़ी देर आराम करने को कहा और उसके कमरे से बाहर आ गई। लेकिन जैसे ही वह अपने घर की तरफ जा रही थी, सीढ़ियों के पास कुछ समाज के ठेकेदार, समाज को सुधारने का झूठा नाटक करने वाले लोग, यह कह रहे थे कि प्रतिज्ञा अगर यहाँ से नहीं गई तो वह उसके घर को आग लगा देंगे। शालू की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। दुनिया इतनी निर्दय कैसे है? फिल्मों में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नारी सम्मान की, नारी रक्षा की, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। एक लड़की के साथ अगर कुछ गलती होती है तो दोष उसी को दिया जाता है, कसूरवार उसी को ठहराया जाता है। अगर वह खुद अपनी जान नहीं देती है तो लोग उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देते हैं। शालू कुछ सोचते हुए अपने कमरे में गई और अपना मोबाइल उठाकर आज की हेडलाइन देखी। भले ही अक्षत ने अपने सोर्सेज से इस खबर को वायरल होने से बचा लिया था, लेकिन वह सोशल मीडिया में इस खबर को वायरल होने से नहीं बचा पाया था। जब तक यह न्यूज़ सारे न्यूज़ चैनल और मीडिया से डिलीट होती, उससे पहले ही सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई थी। शालू वह वीडियो देख रही थी जहां पर साफ साफ नजर आ रहा था कि कैमरा खुलने के साथ ही किस तरीके से अग्नि ने खुद का चेहरा छुपाने की कोशिश की और प्रतिज्ञा से ऐसे लांछन भरे सवाल पूछे जा रहे थे और कैसे अग्नि वहां से बचकर निकल गया। यह सब देखते हुए शालू का दिमाग एकदम गर्म हो गया और वह गुस्से में उठी और उसने सोचा कि जब यह सब उस अग्नि सभरवाल ने किया तो अकेली प्रतिज्ञा क्यों भुगतेगी, भुगतना तो उसे भी पड़ेगा। बस यही सोचते हुए उसने सबसे पहले ड्रॉअर में से ताला लिया और जल्दी से नीचे आई। उसने प्रतिज्ञा के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर झांक कर देखा। प्रतिज्ञा सो रही थी। शायद आज दिन भर के हुए हादसे की वजह से उसे थकान हुई और वह सो गई। उसने प्रतिज्ञा के कमरे के दरवाजे को बाहर से कुंडी लगाए और ताला बंद कर दिया। अगर वह ऐसा नहीं करती तो लोग उसके घर में घुस जाते और फिर उसके साथ क्या होता, यह तो शायद भगवान भी नहीं बता सकता था।
और उसके बाद शालू सीधे अग्नि के म्यूजिक स्टूडियो पहुंच गई। फ्लैशबैक एंड शालू ने सब बता दिया था कि अग्नि के कमरे से बाहर निकलने के बाद प्रतिज्ञा के साथ क्या क्या हुआ। अक्षत और रोनित को यह जानकर बहुत बुरा लगा कि किसी लड़की के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ, लेकिन अग्नि की आत्मग्लानि उसके चेहरे पर नजर आ रही थी। वह इन सब का कसूरवार खुद को मानने लगा था। उसके चेहरे पर इस समय कोई भाव नहीं थे, वह शून्य भाव होकर एकटक जमीन को देख रहा था। शालू अग्नि को घूर कर देखती है और एक उंगली दिखाते हुए कहती है, अगर आज तुम्हारी वजह से प्रतिज्ञा को कुछ भी हुआ तो याद रखना उसकी मौत के जिम्मेदार तुम होगे। और ऐसा कहते हुए शालू वहां से चली जाती है। अक्षत जब अग्नि को इस तरीके से शून्य में बैठा देखता है तो वह उसके पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूंगा, वह उस लड़की की मदद करेंगे। रोनित भी कहता है, और मैं एक एनजीओ को जानता हूँ जो ऐसी लड़कियों की मदद करता है, मैं उन्हें इन्फॉर्म करता हूँ। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि उस लड़की को कुछ ना हो, और फिर भी उसे कुछ हो गया तो। अग्नि के यह कहते ही अक्षत और रोनित दोनों हैरान रह जाते हैं। अग्नि उन्हें देखकर अपनी आंखों में आंसू लिए कहता है, अगर आप लोगों के इतना कुछ करने के बाद भी उस लड़की को कुछ हो गया तो क्या मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ कर पाऊंगा। मेरी वजह से एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई, क्या यह जानते हुए मैं सुकून से रह पाऊंगा। मैं नहीं जानता कि गलत क्या है और सही क्या, लेकिन जो गलत हुआ है उसमें ना तो मेरा हाथ है ना ही उस लड़की का, तो फिर क्यों वह अकेली ही इस गलती का बोझ अपने सर पर लेकर घूमे। गलती तो हम दोनों से हुई है ना। अक्षत ने हैरानी से अग्नि को देखकर कहा, तू करना क्या चाहता है। प्रतिज्ञा अपने घर की एक दीवार से चिपक कर बैठी हुई थी। उसने अपने घुटनों को मोड़कर अपना चेहरा घुटनों में छुपा रखा था और बाहर से आ रही आवाजें उसे कांपने पर मजबूर कर रही थी। बाहर एक आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, ए बदचलन लड़की, सुन ले आखिरी बार, तू अगर यहाँ से नहीं गई तो हम तुझे जलाकर मार देंगे। वैसे भी तुझ जैसी लड़की जीना डिजर्व नहीं करती है। एक दूसरे आदमी ने कहा, और नहीं तो क्या, इसकी जैसी लड़कियां समाज पर कलंक होती हैं। खुद तो गंदा काम करती हैं, साथ में समाज को भी गंदा करती हैं। ए सोनू, जा जल्दी से मिट्टी का तेल चढ़ा दरवाजे पर, हम भी देखते हैं यह लड़की दरवाजा कैसे नहीं खोलती है। या तो आज घर के अंदर रहकर मरेगी या घर के बाहर आकर, पर आज इसका मरना तय है। वह लड़का अपने हाथ में केरोसिन की बोतल लेकर प्रतिज्ञा के कमरे की तरफ बढ़ा और उसके घर के दहलीज के आसपास केरोसिन छिड़क दिया। एक आदमी ने एक लकड़ी के डंडे के ऊपर कपड़ा लपेटा और लाइटर से उसमें आग लगा दी। उसने कहा, आज सबको पता चलेगा कि समाज में गंदगी फैलाने वाली ऐसी लड़कियों को समाज क्या सजा देता है। ऐसा कहते हुए उस आदमी ने उस आग लगे हुए डंडे को प्रतिज्ञा के घर की तरफ फेंक दिया। वह डंडा हवा में उड़ता हुआ प्रतिज्ञा के घर के आसपास फैले केरोसिन की तरफ बढ़ रहा था, पर तभी वह डंडा हवा में रुक गया। सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं क्योंकि उसे अग्नि ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। अग्नि को वहां देखकर लड़कियों की आंखों में चमक आ गई और साथ में वे हैरान भी हो गईं। अग्नि सभरवाल आज उनके इस मामूली से मोहल्ले में मौजूद था। अग्नि गुस्से में सबको घूर रहा था। उसके सामने इस समय 15 से 20 आदमी खड़े थे। अग्नि ने उन लोगों को गुस्से से घूरते हुए देखा और कहा, तुम में जो समाज का ठेकेदार है वह मेरे सामने आकर खड़ा हो जाए। मैं भी देखता हूँ ऐसा कौन है जो समाज को सुधारने का जिम्मा अपने सर लेता है। अग्नि की गुस्से भरी आवाज सुनकर सब लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। अक्षत और रोनित वहां पहुंचे। अक्षत के साथ पुलिस और उनके बॉडीगार्ड भी थे। उन्होंने आते ही उस घर को और अग्नि को घेर लिया। सबके हाथों में बंदूकें थीं और सब काफी ट्रेन्ड बॉडीगार्ड नजर आ रहे थे। उन्हें देखकर सबकी हवाइयां उड़ गईं। रोनित के साथ शालू खड़ी थी। अग्नि शालू को देखकर कहा, दरवाजा खोलो। शालू जल्दी से आगे बढ़ी और कमरे का ताला खोल दिया। अग्नि, शालू और रोनित तीनों कमरे के अंदर दाखिल हुए। अक्षत गार्डों की सिक्योरिटी के साथ बाहर ही खड़ा था क्योंकि कॉलोनी और मोहल्ले के लोग वहां पर गुस्से में हाथों में डंडा और हॉकी स्टिक लिए खड़े थे। वो लोग कुछ कर न पाए, इसीलिए अक्षत बॉडीगार्ड्स, पुलिस और सिक्योरिटी के साथ बाहर उन पर नजर रख रहा था। अग्नि, रोनित और शालू घर के अंदर पहुंचे और देखा कि प्रतिज्ञा एक दीवार से लगकर घुटनों में अपना मुंह छुपाए रो रही थी। वह डर से थर-थर कांप रही थी। उसका शरीर बुरी तरह से थर्रा रहा था। अग्नि को यह देखकर बहुत बुरा लगा। उसने एक मामूली सी वेट्रेस की कैसी हालत कर दी थी, और ये सब उसकी वजह से था। शालू जल्दी से प्रतिज्ञा की तरफ बढ़ी। उसने प्रतिज्ञा को सहारा दिया। प्रतिज्ञा अपना सर उठाकर शालू को देखती है और फूट फूट कर रोते हुए उसके गले लग जाती है। उसका पूरा बदन कांप रहा था। वह बहुत ज्यादा पैनिक करने लगी थी।
शालू के गले लगते ही प्रतिज्ञा धीरे धीरे सुबकते हुए कहती है, शालू, मुझे बचा ले, मुझे मरना नहीं है, लोग मुझे मार देंगे, शालू, मुझे बचा ले। प्रतिज्ञा का इस तरीके से पैनिक होना शालू को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने भी कस के प्रतिज्ञा को अपने गले लगा लिया। रोनित को बहुत बुरा लग रहा था प्रतिज्ञा की हालत देखकर, और अग्नि तो अपनी ही गिल्ट में मरा जा रहा था। शालू ने धीरे से प्रतिज्ञा को अलग किया और उसका चेहरा हाथों में लेते हुए कहा, प्रतिज्ञा, तू क्यों परेशान हो रही है? मैं हूं ना यहाँ पर, देख, मैं आ गई हूं ना, अब कोई तुझे कुछ नहीं करेगा, चल चुप हो जा और देख कौन आया है। शालू के यह कहने पर प्रतिज्ञा अपनी घबराई नजरों से दरवाजे की तरफ मुंह करती है और दरवाजे पर खड़े अग्नि को देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वह झटके से खड़ी होती है, उसका शरीर बुरी तरह से डर से कांप रहा था। उसने अपने हाथ जोड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए अग्नि को देखकर कहा, सर, मुझे मारिएगा मत, मैंने कुछ भी नहीं किया, सर, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। प्रतिज्ञा का पूरा चेहरा आंसुओं से लाल हो गया था और भीग गया था। अग्नि को बहुत बुरा लग रहा था। हालांकि इसमें गलती उसकी भी नहीं थी, लेकिन उसके सामने खड़ी यह मामूली सी वेट्रेस, इसकी भी क्या ही गलती थी। अग्नि एक कदम आगे आया और प्रतिज्ञा को देखकर कहा, घबराओ मत, मैं कुछ नहीं करूंगा, और देखो, जो भी हुआ है वह सब एक हादसा था। प्रतिज्ञा हैरानी से उसकी बातों को सुन रही थी, पर उसके मन से घबराहट अभी भी कम नहीं हुई थी। तभी उन लोगों को बाहर से मोहल्ले वालों की आवाज आती है जो प्रतिज्ञा को बहुत देर से बाहर बुला रहे थे। यह लड़की अपने यार के साथ कमरे में ही रंगरेलियां मना रही है। जरा देखो, इस बेशर्म लड़की को होटल के कमरे में मन नहीं भरा तो घर पर भी बुला लिया अपने यार को। अग्नि के कानों में उनकी बातें तीर की तरह चुभ रही थी। उसने गुस्से से दरवाजे की तरफ देखा। वह जल्दी से आगे बढ़ा और उसने प्रतिज्ञा का हाथ पकड़ लिया। ऐसा होते ही प्रतिज्ञा की सांस अटक गई और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। अग्नि बिना एक पल गंवाए प्रतिज्ञा को अपने साथ खींचता हुआ घर के बाहर ले आया। अग्नि प्रतिज्ञा को लेकर अपने बॉडीगार्डों के पास आया था। बॉडीगार्डों ने घर को घेर रखा था। अग्नि को बाहर आते देख बॉडीगार्ड और पुलिस वाले और सतर्क हो गए और उन्होंने मोहल्ले वालों को दूर रखने के लिए घेरा और बढ़ा दिया। अग्नि अपने बॉडीगार्डों के पास आकर मोहल्ले के लोगों की तरफ देखते हुए बोला, आप लोगों को शर्म नहीं आती किसी लड़की की इज्जत पर ऐसे कीचड़ उछालते हुए? आपके घर में भी तो बहू बेटियां होंगी, फिर भी आप लोग एक लड़की की इज्जत नहीं कर सकते। तभी एक आदमी आगे बढ़ा और अग्नि को देखकर बोला, वाह गवैये, वाह, अपना यह भाषण ना तू स्टेज पर खड़े होकर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए दिया कर, क्योंकि यह दुनिया तेरी भाषण से नहीं चलती है, इज्जतदार लोगों से चलती है। और इस लड़की ने तो अपनी इज्जत कल रात तुझे दे दी। वैसे भी खबरों में सुना है कि आज तेरी शादी है, जा यहाँ से अपनी शादी मना। इस लड़की के साथ क्या करना है, यह समाज के लोग देख लेंगे। अग्नि उस आदमी को घूर कर देखने लगा और गुस्से में बोला, तुम जैसे समाज के ठेकेदारों की वजह से लड़कियां आज भी सेफ नहीं हैं। तुम जैसे लोगों की वजह से लड़कियां आज भी अपने आप को सड़कों पर असुरक्षित महसूस करती हैं। तुम जैसे लोगों की वजह से समाज में आज भी कुप्रथाएं जिंदा हैं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को इस समाज का हिस्सा कहने से भी। तभी एक दूसरा आदमी आगे आया और अग्नि को घूरते हुए बोला, वाह बड़े साहब, बड़े बाप की औलाद, तुम बड़े लोग हो। पैसों के जोर पर तुम एक नहीं 10 लड़कियां अपने साथ रात बिताने के लिए रख सकते हो। एक को छोड़ दूसरी को पकड़ा, दूसरी को छोड़ तीसरी को पकड़ा और शादी किसी और से कर रहे हो। और तुम्हें इसकी इतनी परवाह क्यों है? तुमने तो इस्तेमाल कर लिया ना, एक रात ले लिए इसके साथ मजे। अब इसके साथ कुछ भी हो, वह इसकी किस्मत है। तुम्हें इससे क्या मतलब? कौन सा यह तुम्हारी पत्नी है जो तुम्हें इसके लिए इतनी फिक्र हो रही है? आदमी ने यह बातें बेशर्मी से हंसते हुए कही थी और उसके साथ खड़े आदमी भी हंसने लगे। अग्नि का खून खौल उठा था। वह आगे बढ़कर उस आदमी का गला दबाना चाहता था, लेकिन उसकी बातों में सच्चाई थी। प्रतिज्ञा उसकी कुछ नहीं लगती है। अगर वह प्रतिज्ञा को यहाँ से छोड़कर चला भी जाता है तो यह लोग फिर से उसे परेशान करने आएंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो प्रतिज्ञा का जीना ऐसे ही हराम करते रहेंगे। प्रतिज्ञा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लोग उसके बारे में इतना गंदा सोच सकते हैं? अग्नि कुछ सोचने लगा। उसके कानों में उन लोगों की हंसी किसी टूटे हुए शीशे के समान चुभ रही थी। वह लोग बेशर्मों की तरह हंसते हुए कह रहे थे, तुमने तो इस्तेमाल कर लिया, अब इसे कोई और भी इस्तेमाल कर लेगा तो तुम्हारा क्या चला जाएगा? वैसे भी तुम लोगों के लिए लड़कियां मायने रखती हैं। वह कौन है या फिर कहां से आए हैं, यह कहां मायने रखता है?
यह कौन सी तुम्हारी पत्नी है जो तुम्हें इसकी इतनी परवाह हो रही है? और वैसे भी जो काम इस लड़की ने किया है ना, अब यह जिंदगी भर किसी की पत्नी नहीं बन सकती है। अग्नि का दिमाग उन लोगों की बातें सुनकर फटता जा रहा था। तभी अचानक अग्नि के पॉकेट में पड़ा उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। अग्नि ने अपने एक हाथ से प्रतिज्ञा का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। उसने अपने दूसरे हाथ से अपनी जेब में रखे फोन को निकाला। स्क्रीन पर निशा का नाम फ्लैश हो रहा था। निशा का नाम देखकर अग्नि अचानक होश में आया। उसकी आंखों में आंसुओं की परत चढ़ गई और उसने धीरे से निशा के नाम को देखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मन में एक आत्मग्लानि के साथ कहा, आई एम सॉरी निशा, मुझे माफ कर दो। और इसी के साथ अग्नि ने निशा का कॉल काट दिया। अग्नि प्रतिज्ञा को खींचते हुए एक तरफ ले गया। बॉडीगार्डों ने अग्नि और प्रतिज्ञा को घेर रखा था और उन मोहल्ले वालों की तरफ बंदूकें तान रखी थी ताकि वे अग्नि को रोक न सकें। अक्षत, रोनित, शालू और मोहल्ले के सारे लोग वहां खड़े थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। अगले पल जो हुआ, वो सब हैरान रह गए और अक्षत और रोनित की तो आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। अग्नि प्रतिज्ञा को खींचते हुए इस कॉलोनी में बने एक घर के सामने बने छोटे से मंदिर की तरफ ले गया। वहां पर माता की एक फोटो रखी हुई थी और उनके सामने कुमकुम और सिंदूर रखा हुआ था। अगले ही पल अग्नि ने अपनी मुट्ठी में उस सिंदूर को उठाया और प्रतिज्ञा की मांग में भर दिया। प्रतिज्ञा का पूरा माथा और पूरा सर सिंदूर से लाल हो गया था। प्रतिज्ञा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अग्नि को हैरान नजरों से देख रही थी, पर अग्नि ने अगले ही पल उसका हाथ पकड़ा और वापस उन लोगों की तरफ जाकर गुस्से में उन्हें देखते हुए कहा, हाँ तो कौन कह रहा था मेरी पत्नी की इज्जत के बारे में? क्या कह रहे थे कि कौन लगती है यह? मेरी बीवी लगती है मेरी। अक्षत और रोनित तो हैरान रह गए थे और शालू, वह तो बेहोश नहीं हुई, लेकिन उसकी हालत भी खराब हो गई थी। वह तीनों भी बहुत चकित होकर अग्नि की इस हरकत को देख रहे थे। प्रतिज्ञा तो कुछ कहने की हालत में ही नहीं थी। उसका दिमाग तो वैसे ही काम नहीं कर रहा था इतने सारे लोगों की जलील बातें सुनकर। लेकिन अग्नि की इस हरकत ने उसके पैरों तले से जमीन खींच ली। अब तक आप सुन रहे थे लव बिट्रेयल एंड फोर्स मैरिज की स्टोरी अग्नि प्रतिज्ञा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।